तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटालिक कंडक्टर के बारे में सब कुछ देख लिया था। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर दो प्रकार का होता है, एक होता है मेटालिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ही माध्यम है करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और मेटालिक कंडक्टर के अंदर हमने कई फैक्टर्स पढ़े थे कि क्या क्या फैक्टर है जिसको जो रिस्पॉन्सिबल है उसके कंडक्टिविटी के लिए। आज आप हेडिंग डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लिखिए, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर is also known as electrolyte, is also known as electrolyte. Electrolytic conductor basically electrolyte है, full stop. Electrolytes are the substance which allows the passage of electricity. Electrolytes are the substance which allow the passage of electricity or electric current by the movement of ions, which allows the passage of electricity by the movement of ions. इसका जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से है? वो आयंस की वजह से है। और आयंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। एनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, और कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिक डिफरेंस कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बस इतना ही है कि मेटालिक कंडक्टर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से इलेक्ट्रिक करंट पैदा कराता है, वेरएज यहां पर किसकी मोबिलिटी से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है? आयंस की मोबिलिटी से। और आयंस में भी कौन कौन? कैटायन एंड एनायन। तो ये बात आप लिख लीजिए, राइट। द आयंस दैट इज कैटायन एंड एनायन which are the ions that is cation and anion which are positively charged and negatively charged respectively, which are positively charged and negatively charged respectively. अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट दो ही स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक है जब ये कौन से स्टेट में हो? मोल्टेन स्टेट में हो। कौन से स्टेट में हो? मोल्टेन स्टेट में। और दूसरा जब ये कौन से स्टेट में हो? एक्वस, AQUOUS, एक्वस स्टेट में। मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में जब ये रहेगा तभी ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो लिखिए, द इलेक्ट्रोलाइट्स बिहेव्स एज अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज अ कंडक्टर आइदर इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, और इन द इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज अ कंडक्टर ओनली इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, और इन एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन बट यही इलेक्ट्रोलाइट अगर किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सॉलिड स्टेट में अगर आयन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इवन इफ दे हैव व्हाट? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। उनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, बट क्या नहीं है? सॉलिड स्टेट में भी उनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पर क्या नहीं है? मोबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है? मोबिलिटी। और मोबिलिटी नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो तीन स्टेट है, सॉलिड स्टेट,
मोल्टेन स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करता है, सॉल्यूशन स्टेट में कंडक्ट करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टेट में उसके पास चार्ज नहीं है, उसके पास चार्ज है, एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इज देयर, बट देयर इज नो मोबिलिटी। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मोबिलिटी ही फैक्टर है, जहां पे कैटायन और एनायन मूव करते हैं, कैटायन और एनायन मूव करते हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में मोबिलिटी नहीं है, वहां कंडक्टिविटी भी नहीं है। तो चार्ज इज नॉट द फैक्टर, रादर व्हाट इज द फैक्टर? मोबिलिटी ऑफ चार्ज इज द फैक्टर, इसलिए सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। असर्शन रीजन में ये सब आपको हेल्प करेगा, ये लॉजिकल रीजनिंग आपको असर्शन रीजन में हेल्प करेगा। तो सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड, बट इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट aqueous solution, but in solid state they do not conduct electricity. In solid state they do not conduct electricity because even if they possess charge, even if they possess charge, even if they possess charge, क्या नहीं है? There is absence of mobility, there is absence of mobility. Done? There is absence of mobility, therefore it will not conduct, therefore it will not conduct. अगला आर्ग्यूमेंट सुनिए। अब जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या बढ़ा दीजिएगा? टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट का आप क्या बढ़ा दीजिएगा? टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर आप किसी का इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? लॉजिक क्या है? टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या बढ़ गया? टेम्परेचर सॉरी, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या बढ़ गया? मोबिलिटी बढ़ गई, और मोबिलिटी बढ़ा तो उसकी इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्यों? टेम्परेचर बढ़ा तो मोबिलिटी बढ़ी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये भी एक बात लिखिए, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, as we increase the temperature of the electrolyte, the conductivity increases because of the increase in what? Mobility, because of the increase in mobility. Then अब सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट होगा कौन। अगला आर्ग्यूमेंट है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो आयंस में कन्वर्ट हो जाए, आयंस में कन्वर्ट हो जाए, आयंस में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। अगर आयंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो कौन कौन आयन में कन्वर्ट होता है? आप एसिड्स के बारे में सुने होंगे। एसिड क्या देता है? H प्लस देता है, यानी H प्लस प्लस Cl माइनस, मान लीजिए हम HCl का एग्जांपल दे रहे हैं, H प्लस प्लस Cl माइनस हो गया। मान लीजिए मैं कोई बेस का एग्जांपल लेता हूं, तो बेस क्या होगा? जो OH माइनस आयन दे, तो मैं कह OH माइनस आयन, तो साथ में आपको Na भी दे दिया, ये भी डिसोसिएशन हो गया। और तीसरा, मानिए कोई सॉल्ट है, NaCl है, तो क्या हुआ? Na प्लस प्लस Cl माइनस। अल्टीमेटली जहां कहीं भी कैटायन और एनायन की उत्पत्ति हो रही है वहां पर आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट कैसा दिखाई देगा? कंडक्ट करता दिखाई देगा। इलेक्ट्रोलाइट आपको कैसा दिखाई देगा? कंडक्ट करता दिखाई देगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली, लिखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट। Electrolytes are generally acids, bases and salt because they have the tendency
because they have the tendency to dissociate into what? Into क्या? Ions. Because they have the tendency to dissociate into ions. Then जिसमें इस तरह की टेंडेंसी नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दी सब्सटेंस, non-electrolytes are the substance which do not have the tendency to conduct electricity. Non-electrolytes are the substance which do not have the tendency to conduct electricity because of the what? Because of the absence of ions. Because of the absence of ions. Example, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल आप यूरिया लिख लीजिए, शुगर लिख लीजिए, यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, आयोडीन, ये सब सारे क्या है? एग्जाम्पल हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के. ठीक है, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर देयर? मुख्यतः देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. वन इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे को क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. लिखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. द इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. द इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, strong electrolyte and weak electrolyte. What is the meaning of strong electrolyte? जहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? ज्यादा होगा. जहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और जहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? कम है, उसको क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90% है या 0.9 से बड़ा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.5 यानी 50%, लेस देन कितना है? 50%, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट. डन. हेडिंग डालिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. द इलेक्ट्रोलाइट which are ionized completely in aqueous solution. The electrolyte which are ionized completely in aqueous solution, that is the degree of dissociation is greater than 90%. That is the degree of dissociation is greater than 90%. और अल्फा का वैल्यू is greater than 0.9 और अल्फा का वैल्यू is greater than 0.9 is called as strong electrolyte. is called as strong electrolyte. एग्जाम्पल में आप सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल लिख सकते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है? HCl आता है, H2SO4 आता है. ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड. ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड. HNO3 आएगा. दीज ऑल आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसका एग्जांपल होगा, एसए जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट, और क्या इसका एग्जांपल हो सकता है? ऑल एसबीज. एसबी मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, जैसे NaOH, KOH, इस तरह के जितने भी बेस हैं वो. और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाकर जो सॉल्ट बनता होगा
वो भी इसके अंदर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए NaCl, जैसे Na2SO4, जैसे KNO3 एटसेट्रा, ये सारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब दूसरी लाइन लिखी जाए, दूसरा हेडिंग डालिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट विच do not ionize, the electrolyte which do not ionize completely in aqueous solution, do not ionize completely in aqueous solution, rather the extent of ionization is very small, rather the extent of ionization is very small, that is the degree of dissociation alpha is less than 50% or 0.5. The degree of dissociation alpha is less than 50% or alpha is equal to, alpha is less than 0.5 is known as less than 50% or alpha is equal to less than 0.5 is known as weak electrolyte. और वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या एग्जांपल होगा? सारे वीक एसिड। इसके एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में सारे वीक एसिड। वीक एसिड में कौन कौन आता है? CH3, COH, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब वीक एसिड्स हैं। वीक बेस में कौन कौन आएगा? कैल्शियम OH होल ट्वाइस, एल्युमिनियम OH होल थ्राइस, ये सब क्या आएगा? वीक एसिड आएगा। और इनसे मिलाकर जो सॉल्ट बनेगा वो भी क्या होगा? वो क्या होगा? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या कहलाएगा? सॉल्ट कहलाएगा, जो जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? कम होता है। यहां तक का लॉजिक क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। तो इसलिए हम लोग को ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। हेडिंग डालिए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। हेडिंग डालिए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। पहला, सबसे पहली बात तो यही है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। तो फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको फर्दर एलैबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऊपर एलैबोरेट कर दिए। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब खाली उसके अंदर लिख लीजिएगा, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टिविटी कम। डन? कोई दिक्कत? सेकेंड है, पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए इसको फर्दर और एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से समझिएगा, फिर लिखवाता हूं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का क्या मतलब है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक है मोल्टेन स्टेट में और एक है एक्वस स्टेट में। अब अगर मोल्टेन स्टेट में है तो यहां पर आयंस होंगे, हां होंगे, पर मोबिलिटी क्या होगा? मोबिलिटी कम होगा। यहां पर मोबिलिटी क्या होगा? कम होगा। उसका कारण क्या है मोबिलिटी कम होने का?
क्योंकि आपके पास कोई बेस नहीं है जिसमें वो तैरेगा। सारा का सारा जो सब्सटेंस है वो एक ही चीज से बना हुआ है, तो वहां पे आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं है जिसमें वो तैरेगा। लेकिन जब मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात करता हूं, यहां पे आयंस है, हां यहां पर भी आयंस है, लेकिन यहां पर रिलेटिवली मोबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसका कारण है कि इसको एक सॉल्वेंट मिल जाता है जिसके ऊपर ये आसानी से, जिसके अंदर क्या कर सकता है, तैर सकता है। तैरने का क्या मतलब है, तैरने का मतलब है उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, वहां पर ज्यादा हो जाएगी, उसकी मोबिलिटी वहां पर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस स्टेट में यूज करें। उसमें भी अगर आप इसको पानी में डालते हैं, किसमें डालते हैं, पानी में, जिसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोल रहे हैं। आप तो और भी किसी में डाल सकते थे, आप अल्कोहल में डाल सकते थे, बेंजीन में डाल सकते थे, CCl4 में डाल सकते थे, बहुत सारा सॉल्वेंट होता है। उसमें भी हम खास करके किसकी बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। पानी में क्या होगा, पानी सबसे ज्यादा पोलर है, और आपको ये सब डिसोसिएट ज्यादा करेगा तो पोलैरिटी ज्यादा आएगी। भाई कोई डिसोसिएट ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब कैटायन और एनायन ज्यादा पैदा हो रहे हैं, कैटायन और एनायन ज्यादा पैदा हो रहे हैं मतलब उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, और वाटर सबसे ज्यादा पोलर है, तो वाटर में खास करके सबसे ज्यादा मोबिलिटी देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग कौन से स्टेट में यूज करते हैं, एक्वस स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में। नेचर ऑफ सॉल्वेंट समझ में आ गया। लिखिए इस बात को, इलेक्ट्रोलाइट आर कंडक्टिंग इन मोल्टेन स्टेट, electrolytes are conducting in molten state, but their conductivity power increases enormously, but their conducting power increases, conducting power increases enormously when it is dissolved in suitable solvent, when it is dissolved in suitable solvent to form solution, full stop, solvent to form solution। अब चूंकि ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट वो है, ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट वो है जिसमें आयंस की मात्रा ज्यादा हो, यानी वो उसमें पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो जो सबसे अच्छा पोलर सब्सटेंस है उसमें मिला लीजिए। तो वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोबिलिटी क्या होती है, सबसे अच्छी होती है। तो लिखिए, एज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एज वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट having high polarity, having high polarity, the solute is mixed in water, the solute is mixed in water, ब्रैकेट में लिखिए solvent, to increase the conductivity to higher extent, to increase the conductivity to higher extent, as water has the dielectric constant of AT, as water has the dielectric constant of AT, as higher extent, as the water has the dielectric constant of AT, तो जहां पे वो आसानी से क्या कर सकता है, उसको कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है, नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 3 है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी? विस्कोसिटी किसको बोलते हैं? विस्कस फोर्स क्या होता है? दो लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। जिसमें दो लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच का फोर्स ज्यादा होगा वो इसको जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा तो मोबिलिटी कम होगी ज्यादा होगी। अगर दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो ये इसको जाने देगा नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा तो मोबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी।
कम होगी, और मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी? यानी अगर विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम ज्यादा है, विस्कोसिटी अगर ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी मोबिलिटी क्या होगी? मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और अगर किसी की मोबिलिटी कम होती है तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है? तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। समझाने की आवश्यकता है कि इतने समझ में आ गया? अगर आएगा एग्जाम में तो एलिब्रेट कर लेंगे ना। विस्कोसिटी इज द फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, लिख लीजिए, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय द वर्च्यू ऑफ विस्कस फोर्स, सॉरी, बाय द वर्च्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। Viscosity is the property of the fluid by the virtue of frictional force, ब्रैकेट में लिखिए viscous force, ब्रैकेट में लिखिए viscous force present between the two layers of the liquid, ब्रैकेट में लिखिए viscous force, ब्रैकेट बंद, present between the layers of the liquid या fluid, जो भी आप लिखे हो। यहां से आपको viscosity समझ में आ गया। और विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो मोबिलिटी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है तो मोबिलिटी क्या होगी? कम। और मोबिलिटी कम तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। इससे ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने की आवश्यकता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मोबिलिटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो ऑलरेडी ऊपर इस बात को हम लोग डिस्कस कर दिए। फिर भी एक पॉइंट आप वहां लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 4, एक पॉइंट आप वहां लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 4, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और इसका लॉजिक ऑलरेडी क्लियर है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रैंडम मोशन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? रैंडम मोशन ऑफ आयंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। रैंडम मोशन मतलब इनडायरेक्टली क्या? मोबिलिटी क्या हो गई? मोबिलिटी बढ़ गई। और मोबिलिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये बात मेरे ख्याल से लॉजिकली क्लियर हो गया। भाई टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। क्लियर है? 5वां नंबर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है। लिखिए, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन माने सॉल्वेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयन, हाइड्रेशन ऑफ आयन। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आपका सोडियम है, ये क्या है आपका? सोडियम है। थोड़ा यहां बना रहे हैं सोडियम। अब ये क्या है आपका? सोडियम है। तो ये सोडियम में जैसे ही आप इसको किसी सॉल्यूशन में डालिएगा, क्या होगा? इसके चारों तरफ वाटर, चूंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? डेल माइनस, इस तरह से इसको क्या कर लेगा? घेर लेगा। इस तरह से इसको क्या कर लेगा? घेर लेगा। घेरेगा ना जी? इस तरह से इसको चारों तरफ से क्या कर लेगा? घेर लेगा। जब ये इसको एक तरफ से चारों तरफ से घेरेगा तो घेरने के पश्चात जो इसका हाइड्रेशन रेडियाई है, हाइड्रेशन रेडियाई समझते हैं? क्लास 11th में पढ़ाए थे। हाइड्रेशन रेडियाई, पानी लग जाने के बाद जो इसका रेडियस बनता है उसको क्या कहते हैं? दिस इज इट्स, ये क्या है इसका? हाइड्रेशन रेडियाई। क्या है इसका? हाइड्रेशन रेडियाई। ये बड़ा हो गया। क्या हो गया? हाइड्रेशन रेडियस क्या हो गया? बड़ा हो गया। हाइड्रेशन रेडियस अगर बड़ा हो जाएगा तो इसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी?
कोई आदमी भारी हो जाता है तो ज्यादा दौड़ भाग करता है कि कम दौड़ भाग करता है? हमसे पूछिए। जितना तेज पवन दौड़ भाग कर लेगा हम कर पाएंगे? वजन बढ़ने से आदमी का चल बुल थोड़ा सा कम हो जाता है। अब पवन को बोलिए भग दौड़ के घर चला जाएगा, वो आता है घर से पैदल, हम आ पाएंगे? हम सिंडिकेट से यहां नहीं आ पाते हैं। और 19 नंबर से कि कहां से आता है? वास्तु विहार से। वो वास्तु विहार से यहां आ जाता है 24 नंबर में, 24 नंबर से आ जाता है। हम सिंडिकेट से नहीं आ पाते हैं पैदल। तो जैसे जैसे आदमी बल्की होता जाता है वैसे वैसे उसकी मोबिलिटी कम होती जाती है। अब मोबिलिटी कम होगा तो कंडक्टिविटी का क्या होगा? कंडक्टिविटी का क्या होगा? बोलिए। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यानी हाइड्रेशन रेडियस बढ़ेगा तो मोबिलिटी कम, और मोबिलिटी कम तो कंडक्टिविटी कम। तो हाइड्रेशन रेडियस का क्या मतलब है समझ गए, और उससे कैसे रिलेटेड है कंडक्टिविटी ये भी समझ में आ गया। चलिए आखिरी पॉइंट ये लिख लीजिए, राइट। ये डायग्राम बना के लिखिए इसको जल्दी। ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट दिस। ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट दिस। इसको लिखिए, इसका डायग्राम बनाइए। कहने का तात्पर्य है कि अगर हाइड्रेशन रेडियस बड़ा हो गया तो जो आपका आयन है वो बड़ा हो गया, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम होगी। मोबिलिटी कम होगी तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड द आखिरी पॉइंट इज डाइल्यूशन। जो पॉइंट नंबर क्या था? 5 के बाद 6, पॉइंट नंबर 6 बढ़े ना आगे। पॉइंट नंबर 6 इज dilution. What do you mean by dilution? What do you mean by dilution? किसी भी चीज को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट ऐड करना मतलब सॉल्वेंट का फर्दर ऐड कर देना, और सॉल्वेंट को जो आप फर्दर ऐड करिएगा तो इनडायरेक्टली उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे और वो आसानी से क्या कर जाएगा? चलेगा। और जितनी आसानी से घूम पाएगा उतना आसानी से वो कंडक्ट कर पाएगा, यानी मोबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। तो डाइल्यूशन अगर आप करिएगा, यानी डाइल्यूट अगर आप करिएगा किसी भी सॉल्यूशन को, डाइल्यूट अगर आप करिएगा किसी भी सॉल्यूशन को, तो डाइल्यूशन बढ़ाइएगा तो क्या होगा? मोबिलिटी बढ़ेगी, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। डाइल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो डाइल्यूशन अगर बढ़ेगा तो उसकी मोबिलिटी भी बढ़ती है और कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यह बात तक तो आपको समझ में आ गया। अब आप लोग का काम है, एक क्वेश्चन लिखिए, घर के लिए होमवर्क करना है। राइट 7 point of difference between, write 7 point of difference between what and what? Write 7 point of difference between electronic conductivity, electronic conductance and अगला क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इसके बीच में आपको क्या लिखना है? 7 पॉइंट का डिफरेंस लिखकर लाना है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। इससे कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है।